Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another informative video. In today's video, we'll be revising all the quantitative mathematics formula relevant to your NTS, NAT and GAT test. So अगर आप इन सारे formulas को cover up कर लेते हो तो इंशाल्लाह you will be easily be able to ace up your NTS, NAT test और GAT test. और जो आपका कॉमसेट्स का इंट्रेंस टेस्ट आ रहा है जिस संडे को इंशाल्लाह 100% आपकी इससे जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी। आपका क्वांटिटेटिव सेक्शन इंशाल्लाह 100% कवर अप हो जाएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल कंटेंट। सो फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इंशाल्लाह। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपका एनटीएस का या नैट का आपका टेस्ट है उसके अंदर जितने भी आपके जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो आप जिसको आप क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का सेक्शन कहते हो, उसके जो भी फॉर्मूलाज रेलिवेंट सिलेबस वाइज यूज़ होते हैं। सो आज के लेक्चर में हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली टॉपिक्स करते जाएंगे और जो जो उनकी बेसिक्स हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। रादर देन सॉल्विंग एमसीक्यूज, हम बेसिक्स पे आज के लेक्चर में बात करेंगे। एंड आफ्टर दिस लेक्चर फिर जो है हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को इन डिटेल करेंगे। सो आज के लेक्चर में फार्मूलाज हैं, उनका पैटर्न क्या है, ये बड़ा क्रूशल लेक्चर है। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपके बेसिक मैथमेटिक्स की बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो ओवरकम हो जाएंगी और आपके मसाइल जो हैं वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। सो जो पहली चीज़ है आपके पास, ठीक है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ एनटीएस की अगर बात की जाए या किसी भी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो अरिथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर क्या हो सकता है आपके पास, वो आपको एलसीएम निकालने का कह सकता है, आपको एचसीएफ निकालने का कह सकता है। कुछ टर्म्स होती हैं या क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आपने डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होता है। अब वो सिंपल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स ही लग रहे होते हैं, बट चीज़ों को वो डेसिमल पॉइंट में लिख देता है। जब वो चीज़ों को डेसिमल पॉइंट में लिखता है तो चीज़ों को डेसिमल पॉइंट में लिखने की वजह से उसको प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है, उसको स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि उसको ये नहीं पता चल रहा होता कि मैं पॉइंट कहाँ लगाऊंगा। सेम गोज फॉर कि जब भी आपके पास एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो रादर देन द सिंपल इंटीग्रल नंबर्स दे विल बी गिविंग सम सॉर्ट ऑफ नंबर्स जो डेसिमल की फॉर्म में होंगे और थोड़े से कम्प्लेक्स होंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि अरिथमेटिक की जहाँ पे भी आप सॉल्विंग करो, चाहे आपके पास अलजब्राइक क्वेश्चन हो या अरिथमेटिक का क्वेश्चन हो, सो अलजब्रा के अंदर भी ये रूल्स जो हैं वो अरिथमेटिक के अप्लाई होंगे। सो वेदर इट्स एन अलजब्राइक क्वेश्चन और अरिथमेटिक क्वेश्चन, सो वन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि जहाँ के भी आपके पास फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को अगर आपने एलसीएम लेना है तो ये एक टिप मेरी याद रखिएगा कि अगर दोनों नंबर के डिनोमिनेटर्स में, दोनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो उनका सेम ही एलसीएम आएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मेरे पास 1/7 है उसके बाद 5/7 है तो मैं क्विकली इसका एलसीएम ले लूँगा, 7 ही आएगा इसका एलसीएम। सो 7 आ जाएगा क्योंकि दोनों के नीचे 7 पड़ा हुआ है। और सिंपली अब क्या होगा कि ऊपर वाले जो चीज़ें हैं वो वही ऑपरेशन उनके ऊपर अप्लाई होगा जो कि इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में गिवन है। सो यहाँ पे प्लस का साइन गिवन है तो सिंपली ऊपर मेरे पास आ जाएगा 1+5 एंड द आंसर विल बी 6/7। एक और टेक्निक या शॉर्टकट जो आपने एंट्रेंस टेस्ट में यूज़ करना है क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के पोर्शन में ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, समटाइम्स देयर आर नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस एंड जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें डिफरेंट नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब दो सिनेरियोज बनते हैं इसमें। समटाइम्स एक ऐसा नंबर होगा कि जो कि आपके पास नीचे डिफरेंट नंबर हैं बट दे ऑल कम इन द सेम टेबल। सो इस टेबल के अंदर अगर ये नंबर आते हैं तो इनमें से जो बड़ा नंबर होगा वो आपका एलसीएम बन जाएगा। सो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, सो ऑन। सो मैं रादर देन गेटिंग माई टाइम इन्वॉल्व इन टेकिंग द एलसीएम, मैं 8 को चुप करके एलसीएम उठा लूँगा। उसका इस तरह से आपका टाइम बच जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखो, अगर आप 2, 4 और 8 के एलसीएम लेते भी हो तो कंडीशन क्या है कि ऑल दी 3 नंबर्स, जितने भी नंबर्स हों वो सारे के सारे एक दूसरे के मल्टीपल हों, एक टेबल में, कॉमन टेबल में आते हैं। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये 4 हो जाएगा। फिर मैं जब 2 से करूँगा 1 1 और 2 हो जाएगा। फिर मुझे अगेन 2 से करना पड़ेगा 1 1 1। तो मैंने एलसीएम लिया भी 2 2s are 4, 4 2s are 8 ही आया। तो द शॉर्टकट टेक्निक और द हिंट हियर इज कि इफ़ यू हैव नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में नंबर्स पड़े हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर्स हैं, फ्रैक्शन हैं जिनके डिनोमिनेटर में जो नंबर हैं वो दूसरे के मल्टीपल हैं या एक टेबल में आते हैं, तो हाईएस्ट वन विल बी द एलसीएम। सो आपका टाइम जो है वहाँ पे सेव हो जाएगा। अब नाउ देयर इज अनदर कंडीशन, अनदर कंडीशन इज कि सम टाइम आपके पास फ्रैक्शन है या अगर कहीं आपको एलसीएम लेना पड़ा है तो दोनों नंबर जो है वो डिफरेंट हैं एंड दे आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ वन अनदर। तो उस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 1/8 एंड लेट्स से आई हैव -1/7, सो मैं क्या करूँगा, इस कंडीशन में दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा लूँगा और इनका मल्टीपल आपस का जो है इट विल बी देयर एलसीएम। सो 8 7s इज
56. So I'll be marking 56 as, I'll be taking 56 as the LCM. बेशक आप LCM फाइंड आउट करके देख लो, आपके पास यही आएगा। 7 तो 7 के टेबल में ही आता है। अब आप इसको 2 से करो तो फिर पहले 4 आएगा, फिर 2 से करो फिर 2 आएगा, फिर 2 से करोगे 1 और 1 आएगा। तो 7 2 14, 14 2 is 28 and 28 2 is 56. So why are you wasting time in such type of things? So इस तरह के स्टेप्स को आप अवॉइड करके अपना टाइम बचा सकते हो। यस, ऊपर की सिचुएशन में क्या होगा, सो 8 टाइम्स 7 इज 56। तो ऊपर अगर 1 पड़ा हुआ है तो 1 इंटू 7 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 8 हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा -1/56। अगर यहाँ पे लेट से 1/8 होता, मैं इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, और दूसरे लेट से 4/8 होता और दूसरे क्वेश्चन के ऊपर -1/7 होता, तो भी एलसीएम तो 56 ही आना था, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू द टेक्निक के डिनोमिनेटर के अगर दोनों नंबर्स यूनिक हैं और एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है तो देयर मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट विल बी देयर एलसीएम। सो आई विल बी टेकिंग 56 एज द एलसीएम। और मैं क्या करूंगा, ये 7 चला जाएगा यहाँ पे, 7 4 जा, सो 4 के साथ 7 आ जाएगा। जो भी ऑपरेशन बीच में माइनस है प्लस है वो होगा, माइनस है यहाँ पे तो माइनस रहेगा। सो 8 जो है यहाँ पे जाके ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज अ टेक्निक जिसको आप एलसीएम की फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो, और यूज़ करने से आपके पास आंसर्स जो हैं वो इजी हो जाएंगे। अब अरिथमेटिक के अंदर या अलजेब्रा के अंदर समटाइम्स आपको जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, और बच्चों को नहीं समझ आ रहा होता कि इक्वेशन तो है नहीं है बीच में, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा या मैं कैंसिल करूंगा या क्या करेंगे। देखें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें या कैंसिल करें, जिस तरह से भी आप उसको सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह यू विल बी हैविंग द सेम आंसर। फॉर एग्जांपल दिस इज 2/3 इंटू 4/5। तो अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, 2 के टेबल में ना तो ये 5 आता है ना ये 3 आता है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो इससे नहीं कैंसिल हो रहा, इस डिनोमिनेटर से नहीं हो रहा, तो इस वाले से हो रहा, तो भी आप कैंसिल कर सकते हो। वैसे एक एग्जांपल भी मैं आपको करके दे देता हूँ। 2 4 जा, अब इस केस में तो ऊपर से नीचे कोई कटिंग नहीं हो रही, तो सिंपली क्या होगा कि ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 5 3 जा 15। तो बड़ी बेसिक सी बात है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता होगी, बट फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन आपने यूं करनी है। यस, अगर ये यूं होता, लेट से 2/6 होता इंटू 4/5 होता मेरे पास, तो मैं तब तक कटिंग करता रहता कि जब तक मैक्सिमम चीज़ें मेरे पास सॉल्व नहीं हो जाती। एंड नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इस 2 से काटते हो या 4 से काटते हो। मैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कर लेता हूँ। आप चाहते तो इसको 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 कर सकते थे। अब आएगा आपके पास 1 इंटू 4 डैट इज 4, एंड नीचे आएगा 3 इंटू 5 डैट इज 15। सो 4/15 विल बी योर आंसर। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है जी। अब समटाइम्स आपके पास क्या होता है कि नंबर्स होते हैं आपके पास फ्रैक्शंस की फॉर्म के बजाय डेसिमल फॉर्म में होते हैं, और उनकी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर या उनके एडिशन के ऊपर जो है ना आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हो। सो मैं क्विकली करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है 4.9, उसमें मैंने ऐड करना है 0.73 को, उसमें मैंने ऐड करना है 7.0 को। ठीक है, आप करोगे क्या, आप सिंपली इनको मेंशन कर लोगे। मैंने क्या किया, 4.9 के नीचे मैंने 0.73 लिखा। सो पॉइंट्स आपके अलाइन होने चाहिए। इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें 7.00 है, सो मैं 7.0, तो 3 में 0 ऐड होगा 3 आ जाएगा, 7 में 9 ऐड होगा तो दिस विल बी 16। 1 आपके पास जो है वो कैरी चला जाएगा, और आपके पास ये आ जाएगा 8 और 4 12 आ जाएगा। और क्या है कि मैक्सिमम क्या था, जो सबसे ज़्यादा नंबर था कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे आफ्टर पॉइंट, 2 डिजिट्स थे। सो पॉइंट आप यहाँ से राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स के बाद लगा लोगे, ये पॉइंट अपनी जगह पे ही आएगा, तो 12.63 आंसर आ जाएगा। सो अरिथमेटिक की चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे से मल्टीप्लिकेशन होती हैं, लगेगा तो उसमें बीडी मैथ्स रूल ही चीज़ें इसी तरीके से होंगी, बट यू गाइज गेट कन्फ्यूज और आप अपने लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, अब आप जो है अगर इसी को मल्टीप्लाई करना होगा तो आप किस तरीके से इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीप्लाई करना था 4.9 को 0.7 से, आगे भी डिजिट्स हो सकते हैं लेकिन चलें लेट से यहाँ पे 0.7 था, क्योंकि मैं असल में बात करना चाह रहा हूँ कि आप पॉइंट को कैसे डील करोगे। क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि वो पॉइंट को डील नहीं कर पाते। जब वो पॉइंट को डील नहीं कर पाते, चॉइसेस जानबूझ के पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोज दी जाती हैं, और जब चॉइसेस बहुत ज़्यादा क्लोज दी जाती हैं तो चॉइसेस को क्लोज देने की वजह से क्या होगा कि आपके पास प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आपके पास ये आएगी कि आप गलत आंसर मार्क कर दोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है। तो एडिशन के केस में क्या है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स 2 थे पॉइंट के बाद, तो आपने 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पे आपके पास 4.9 और 0.7 है, इसकी मल्टीप्लिकेशन है, तो 7 9 या 63 का 3 आ जाएगा, 6 जो है वो कैरी हो जाएगा, 7 4 या 28 होगा, 28 में आप 6 को ऐड करोगे, सो यहाँ पे आपके पास 34 आ जाएगा। अब आप क्रॉस पुट करोगे, जीरो से जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई होगी तो जीरो ही आएगा। सो 0 9 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0। नाउ आई विल बी सिंपली एडिंग देम अप, 3 में क्रॉस तो 3 आ गया, 4 में 0 ऐड होगा 4 आ गया।
अब 3 में 0 ऐड होगा 3 आ जाएगा। अब आप कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाओगे? सो पॉइंट लगाने के लिए आपने लेफ्ट हैंड से नहीं देखना होता, बल्कि आपने राइट हैंड से देखना होता है। अब आप राइट हैंड से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाओगे। मुझे कैसे पता चलेगा? पहले नंबर में मेरे पास, पहले डेसिमल में मेरे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सेकंड में मेरे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट है। सो 1 डिजिट दिस एंड 1 डिजिट दिस। जब 2 डिजिट्स हो जाएंगे तो मैं राइट हैंड साइड से 2 पोजीशंस के ऊपर पॉइंट लगाऊंगा। सो द आंसर विल बी 3.43। ठीक है, तो आपने पॉइंट्स को यूं देखना होगा कि आप सबके पॉइंट्स को ऐड करके राइट हैंड साइड से उतने डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स को मार्क करोगे। सो लास्ट थिंग फ्रॉम द अरिथमेटिक पोर्शन, देन आई विल बी रिवाइजिंग द क्विकली द अलजेब्राइक फार्मूला, जो कि हमारे क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के लिए मोर देन इनफ होंगे इंशाल्लाह। तो समटाइम्स आपके पास मिक्स फ्रैक्शन होता है, जैसे ये कंडीशन मैंने लिख ली कि 3 1/3 प्लस 11 2/3। सो दिस विल बी 3 3 9। 9 में आप 1 ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 3 11 33 आप करोगे, और 33 में फिर आप ये 2 ऐड करोगे। तो होता क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और इसके साथ जाके ये वाला ऐड होता है। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बट मिस्टेक कर जाते हैं स्टूडेंट इसमें से। प्राइमरी क्लासेस का ये कॉन्सेप्ट है। 3 11 33 में आप 2 ऐड करोगे, सो दिस विल बी 35/3। तो द आंसर विल बी 3। 9 + 1 विल बी 10, 10 + 35 विल बी 45। सो 45/3 आ जाएगा। इस केस में तो कैंसिलेशन भी हो रही है, सो लेट्स से इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 1 बचा 1 और 5 15, सो 3 5 ज़ा 15। सो विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर पेपर में आपके पास अलाउ नहीं होगा, सो विदाउट कैलकुलेटर आप क्या करोगे? आपने आपने क्या करना है कि आपने चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है, प्रैक्टिस करोगे जितने ज़्यादा विदाउट कैलकुलेटर, जब भी आप एमसीक्यूज़ के लिए बैठोगे, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करोगे जो मैं रिवाइज करा रहा हूँ, तो आपको इशू नहीं आएगा। सो हम क्या करते हैं कि हम एक इसी तौर पे क्विकली एक इंटीजर को, सॉरी फ्रैक्शन को यूज़ कर लेते हैं किसी वेरिएबल के साथ। चले m कर लेते हैं इस वेरिएबल को हम लोग, एंड प्लस यहाँ पे लेट से मेरे पास वेरिएबल n है। सो इसका सोल्यूशन मेरे पास क्या होगा? बल्कि इसको नीचे से ना आप ऐसा करो कि 2 कर लो, इसके नीचे यहाँ पे हम इसको 2 कर लेते हैं। दोनों नंबर एक टेबल में नहीं आते। अब मेरी टेक्निक को क्विकली यूज करो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर एंड दिस 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर, सो सिंपली 2m + 3n आ जाएगा। तो इस तरह की टेक्निक्स अगर आप यूज करोगे अपने थैमेटिक में, तो यू वोंट बी फीलिंग एनी डिफिकल्टी इन इट। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और लास्ट बात करते हैं जो जहाँ पे अलजबरा, क्योंकि मैंने वैसे भी अब नेक्स्ट अलजबरा की फॉर्मूलाज आज के लेक्चर में कवर अप करने हैं। सो अलजबरा की भी बात हो जाएगी और अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट भी आपका यूज हो जाएगा। 3/4x है, -2/5x है। आपने इसको कैसे डील करना है? आपने इसको बिल्कुल ऐसे डील करना है कि दोनों नंबर डिफरेंट है और एक टेबल में नहीं आते, जैसे मैंने इनको डील किया था। सो एलसीएम क्या आ जाएगा? 4x × 5x। तो 4x × 5x आ जाएगा। ये 5x इधर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 15x। बीच में माइनस है तो माइनस का ऑपरेंड रहेगा। 4x × 2 हो जाएगा, 4x × 2 आप करोगे तो 8x आ जाएगा। सो 15x में से जब भी आपके पास 8x जो है वो माइनस होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऊपर तो 7x आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपने कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है। सो कोफिशिएंट में पहला कोफिशिएंट 4 है, नेक्स्ट कोफिशिएंट 5 है। सो 4 × 5 विल बी 20 एंड x का स्क्वायर आ जाएगा। सो x के साथ x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो 7/20 x विल बी द आंसर। तो आपने कंफ्यूजन का शिकार बिल्कुल नहीं होना, आपने कंफ्यूजन का शिकार बिल्कुल नहीं होना और आपने चीज़ों को इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो हैं आते हैं सॉल्व करने के लिए। चलें, लीनियर इक्वेशन तो हम सॉल्व कर लेते हैं, बल्कि स्टार्ट लीनियर इक्वेशन से ही लेते हैं, उसके बाद कुछ फार्मूलाज भी बताते हैं और मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी थोड़ा सा आपको सॉल्व करके देता हूँ ताकि अलजेब्रा की बेसिक्स भी आपकी क्विकली रिवाइज हो जाए। सो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जहाँ पे एक्स की पावर जो है वो 1 होती है। क्वांटिटेटिव या अरिथमेटिक, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर एक और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एनटीएस के एग्जाम के अंदर होते हैं, समटाइम्स वो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के क्वेश्चन होते हैं। सो लीनियर इक्वेशंस को आपने सॉल्व कैसे करना होता है, उसके लिए टेक्निक ये है कि लीनियर इक्वेशंस को आप जब भी सॉल्व करोगे तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले आपने उनके कोफिशिएंट्स को जो है ना वो आपने सेम कर लेना है। सो कोफिशिएंट्स को मैं सेम करने के लिए क्या करूँगा? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, लेट से दैट इज 6x - 2y = 3 एंड आई हैव अनदर इक्वेशन विच इज लेट से -5x + y = 7। या मैंने खुद से बनाई है, कहीं
कम्प्लेक्स ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन मैं इनको कैंसिल नहीं कर सकता, ऊपर नीचे रख के भी मैं इनको कैंसिल नहीं कर सकता ऐड सब्ट्रैक्ट होने पे भी। वाई? बिकॉज इसका कोफिशिएंट -2 है, इसका कोफिशिएंट +1 है, वाई भी सेम नहीं है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 6 है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 5 है। सो अ क्विक टिप एंड अ वेरी इजी वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशंस कि आप इसके कोफिशिएंट को ले लो और इन सब इसके कोफिशिएंट को उठाओ और दूसरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करवा दो। सो मैं दूसरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, और इक्वेशन के अंदर चीज़ें तभी इक्वेट रहती हैं, मैथमेटिक्स का रूल है कि आपने दोनों तरफ उनको मल्टीप्लाई करवाना है। सो दिस विल बी -30x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 7 42 आ जाएगा। और ये जो 5 है इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 5 है, आप 5 को उठाओ और इसके साथ आप उठा के मल्टीप्लाई कर दो। आप चाहे तो -5 से भी कर सकते हो, मैंने सिर्फ +5 से किया है। सो मैं जब इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा इस इक्वेशन को 6x - 2y को, तो बल्कि स्टेप मैं आपको कर देता हूँ। 5 के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ, 6x - 2y इज इक्वल टू 5 × 6। तो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। मैंने इसके कोफिशिएंट से इसको और इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करवाया। सो दिस विल बी 30x - 5 10 10y एंड दिस विल बी 5 6 30। आप इन दोनों को ऊपर नीचे रखो और ऊपर नीचे रख के इनको आप सॉल्व कर लो। दिस विल बी -30x प्लस 6y प्लस 42। सो दिस विल बी -30x प्लस 6y इज इक्वल टू 42। अब आप चाहो तो दोनों को ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हो, माइनस करके भी कर सकते हो। मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, एक +30x है एक -30x है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 10y में से 6y जाएगा, आई विल बी लेफ्ट विद 4y एंड साइन बढ़ेगा आएगा हमेशा। सो माइनस आ गया, और क्योंकि ऐड हो रहे हैं, सो 30 में 42 को आप ऐड कर लोगे तो 72 आ जाएगा आपके पास। आप क्या करोगे, आपके जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, बल्कि -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको नीचे ले जाओगे, डिवाइड कर लोगे y के लिए, तो 72 बाय -4 आ जाएगा। 4 1 4 होता है, 3 बचेगा, 3 एंड 2 इज 32 एंड 4 आपके पास 8 4 टाइम 4 8 इज 32, और ये माइनस का साइन जो है वो साथ ही रहेगा। सो दिस विल बी -18। अब जो आपके पास x y की वैल्यू है दैट इज -18, आप इसको किसी भी इक्वेशन के अंदर, ओरिजिनल इक्वेशन में चाहो या मॉडिफाइड इक्वेशन में चाहो, पुट अप करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। सो मैं फर्स्ट इक्वेशन जो थी, जो कि मेरे पास थी 6x, जो कि थी मेरे पास 6x - 2y इज इक्वल टू 6x - 2y इज इक्वल टू 6। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे y की वैल्यू इसमें -18 प्लग इन कर दूंगा। तो जब मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे -18 प्लग इन की, तो मेरे पास -18 प्लग इन करने से क्या हो जाएगा, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस विल बी 6x माइनस माइनस प्लस 2 18 36 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। दूसरी तरफ चला जाएगा, सो 6x विल बी -30 एंड 6 और 30 कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू विल बी -5। सो इस तरह से आपके पास लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं वो आपके क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में सॉल्व करने के लिए होती हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यू कैन आइदर यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला, यू कैन यूज मिड टर्म ब्रेक। तो मुझे मिड टर्म ब्रेक बहुत ज़्यादा इजी लगता है, पसंद है। तो मिड टर्म ब्रेक की एक आज मैं सिंपल सी एग्जांपल करवाता हूँ ताकि आपको पता चले कि फैक्टराइजेशन को मुश्किल चीज़ नहीं है। सो 2x² + 7x + 5 है। सो मिड टर्म ब्रेक का मतलब क्या होगा कि आप x² के कोफिशिएंट को पिकअप करते हो और कांस्टेंट को उठाते हो, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हो। जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को आपने तोड़ के दरमियान वाली टर्म बनानी होती है। बहुत बेसिक सी बात है, प्राइमरी लेवल का ये कॉन्सेप्ट है, बट अक्सर स्टूडेंट बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज़ें भूल चुके होते हैं और वो फिर कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। सो 5 2 10 आ जाएगा। सो 10 के हमने ऐसे मल्टीपल्स बनाने हैं कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7x आता हो। दिस इज अ वेरी इजी मिड टर्म ब्रेक, क्वेश्चन के अंदर ही पड़ा हुआ है। 5 2 10 है और 5x और 2x की फॉर्म में मैंने इसको ब्रेकअप कर दिया। 5 2 आप 10 भी हो जाएगा और 5x और 2x को ऐड करोगे तो दरमियान की टर्म मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है, 7x बन चुकी है। नाउ इन द फर्स्ट टू टर्म्स द कॉमन टर्म इज x दैट इज 2x + 5 एंड इन द नेक्स्ट वन दिस इज +1 दैट इज 2x + 5 आ जाएगा। So the answer will be x + 1 × 2x + 5 of the factorization. So factorization is not a big deal. You can use quadratic formula. You can use any other medium of you can say फैक्टराइजेशन। कॉमन लेके आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, कॉमन लिए बगैर आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो आपके ऊपर चीज़ें जो है वो लाई करती हैं। बल्कि मैं एक एग्जांपल इसका और करवाता हूँ, एंड दैट इज 5x² - 8x लेट से -4 कर लेते हैं अब हम लोग। अब माइनस भी आ गया ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वरना तो ये प्राइमरी का कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी है। 5 4 20, आप इस माइनस को स्किप करके आगे भी चल सकते हो। 5 4 20 आ जाएगा आपके पास। सो 20 के हमने ऐसे फैक्टर्स माने हैं कि 8 आए। सो 10 2 इज 20 एंड 10 और 2 का डिफरेंस इज 8x। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 10x, मैं यहाँ पे साथ लिखूंगा 2x, क्योंकि उनको माइनस करके तो 8 आ रहा है, मैंने 8 बना था। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने किसको, कौन से नंबर को माइनस का साइन देना है, कौन से को प्लस का देना है। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, और जो साइन यहाँ पे है ना -8 है ना, तो आप बड़े नंबर को भी माइनस का साइन दे दोगे, छोटे को प्लस का देखो। एक जगह यहाँ पे रुक के देख लो कि -10x प्लस 2x है, सो डिफरेंस बीच में 8x बनता है और साइन बढ़ेगा, यानी -8x ही बन रहा है। तो मैंने मिड टर्म बिल्कुल ठीक किया। अब हम 5x को कॉमन ले लेंगे, x - 2 आ जाएगा। हम यहाँ से +2 को कॉमन ले लेंगे, अगेन यहाँ पे x - 2 आ जाएगा। यहाँ पे जो दोनों टर्म्स आपस में आ रही हो ना, ये सेम बननी चाहिए, ये कॉमन होनी चाहिए, तब आके आपकी फैक्टराइजेशन ठीक होती है। तो फिर बता रहा हूँ, ये प्राइमरी का कॉन्सेप्ट है, बट टेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पिट जाते हैं इस वजह से, क्योंकि उनको अलजब्राइक इश्यूज होते हैं, उनको मैथमेटिक के इश्यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं 5 और 6 फार्मूला, जिनको आप कर लो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के टेस्ट को सॉल्व कर लोगे। एनटीएस का टेस्ट तो इवन छोटी चीज़ है। सो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में जो फार्मूलाज, अलजब्राइक फार्मूलाज यूज होते हैं यूजुअली, ठीक है। सो द अलजब्राइक फार्मूलाज को मैं लिख देता हूँ जो कि यूज होते हैं, एंड क्विकली आई विल बी गोइंग थ्रू देम। सो द अलजब्राइक फार्मूलाज आर, algebraic formulas are as under, so एक जो आपने याद रखना, that is a square minus b square. So remember, a square minus b square is a minus b into a plus b, and the other one will be a minus b का whole square. So a minus b का whole square is a square plus b square. अब माइनस का फॉर्मूला खोलोगे आप तो -2ab है। बहुत बेसिक प्राइमरी लेवल के फॉर्मूलाज, ठीक है, बट अक्सर ना आने की वजह से जब जो आपके पास अलजब्राइक टर्म होती है वो आपसे पेपर में सॉल्व नहीं हो पाती। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ द सिमिलर टाइप इज a plus b का होल स्क्वायर। when you will be having a plus b का होल स्क्वायर, so it will be open as a square plus b square and plus 2ab. the next is a plus b का होल क्यूब। so a plus b का होल क्यूब is a cube plus 3ab into a plus b plus b का क्यूब। and the next one is a minus b का होल क्यूब into a cube minus 3ab into a minus b का क्यूब। और a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब को भी हम देख लेते हैं। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब ओपन होता है मेरे पास a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो पहले वाली टर्म में तो माइनस ही आएगा, अगली टर्म में ए बी के साथ ऑपोजिट साइन आएगा, प्लस बी का स्केयर। एंड इफ आई हैव a क्यूब प्लस बी क्यूब, द opening of this formula will be a plus b a square, the expansion will be a square माइनस ए बी। यहाँ पे अगर प्लस है तो आगे माइनस आएगा, माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। सो दीज आर द फॉर्मूलाज, दीज आर 4 और 5 बेसिक फार्मूला, जिसमें से आपको 2-3 याद करना है। ये बेसिक 3-4 तो आपको वैसे भी आते होंगे, ठीक है। ए प्लस बी होल क्यूब को ओपन करने की, एक्सपैंड करने की और भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बट इसको यूज़ करें बिकॉज ये पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम आपको सेव कर लेता है, आपको टाइम जो है वो बचा लेता है। अब इन्हीं फार्मूला से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं आएगा कि सिंपली जो है ना वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चलो जी सॉल्व करके ले आओ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ, तो आपका ये फॉर्मूलाज का आइडिया जो क्लियर हो जाएगा। एंड दैट इज x plus 1 by x is equals to 3, एंड द एग्जामिनर इज आस्किंग यू, एंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब की वैल्यू बता दो कि क्या होगी। अब आई नीड नॉट टू वरी, सो इफ आई हैव द नॉलेज ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है, तो मैं सिंपली इसको यूज कर लूंगा। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। कैसे, आई विल बी टेकिंग अ क्यूब ऑन बोथ साइड्स। सो व्हेन आई विल बी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, सो a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला आएगा, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो आएगा मेरे पास, दैट विल बी a का क्यूब प्लस 3a इंटू बी। बल्कि मैं पहले फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। सो a प्लस बी होल क्यूब विल बी एक्सपैंडेड एज a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b का क्यूब, ठीक है जी। सो a क्यूब एक्स क्यूब प्लस, अब यहाँ पे a मेरा x है और b मेरा 1 बाई एक्स है, सो दिस विल बी एक्स क्यूब प्लस 3ab, a x b 1 बाई एक्स इंटू a प्लस b, यानी x प्लस 1 बाई एक्स प्लस b इज 1 बाई एक्स। सो 1 बाई एक्स का होल क्यूब विल बी 1 बाई एक्स का क्यूब। राइट हैंड पे जब क्यूब होगा, सो 3 का क्यूब विल बी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सो 3 का क्यूब का क्या मतलब है, 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा इज 27। अब x और x कैंसिल हो जाएंगे, you will be left with x cube plus 3 into x plus 1 by x
प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 27। तो अब मैं करूँगा क्या कि मैं यहाँ पे सिंपली x प्लस 1/x की वैल्यू को पुट कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो ये टर्म चाहिए ना। मुझे एग्जामिनर ने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड आउट करने का कहा हुआ है, या x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का कहता, तो मैं x माइनस 1/x होल क्यूब का फॉर्मूला खोलता। x प्लस 1/x की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो खुद क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि x प्लस 1/x जो है डैट इज इक्वल्स टू 3। सो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 3 है। अब ये सारे की सारी टर्म तो 3 बन जाएगी। सो यहाँ पे मैं 3 पुट कर दूंगा, एक 3 बाहर पड़ा हुआ है, सो 3 3 ज़ा 9। सो आई विल बी लेफ्ट विद x क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27। द एग्जामिनर हैज आस्क्ड मी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालो। मैं लेफ्ट हैंड पे सिर्फ उसको रहने दूंगा, 9 को आई विल टेक इट ऑन द राइट हैंड साइड। सो आई विल बी लेफ्ट विद x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 27 में से 9 चला जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद 18। So this is how you will be solving the formulas. You will be using this formula to solve your algebraic expressions. बड़ा पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाया है ये मैंने आपको। इस तरह के क्वेश्चन स्केयर के साथ या क्यूब के साथ खोलने के, वो पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो यूजली होते हैं। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव यूज करते हैं बहुत ज़्यादा, वो रेशोज होते हैं या प्रोपोर्शंस होते हैं मेरे पास। सो रेशो प्रोपोर्शन आर नथिंग बट डिविजन्स। तो आपने याद रखना है कि रेशो निकालने के लिए सबसे पहले यू टेक द थिंग्स इनटू द सेम यूनिट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 सेंटीमीटर की रेशो निकालनी है 1 मीटर के साथ, तो मैं ये नहीं लिखूंगा कि 5 डिवाइडेड बाय 1 हो गया, दिस इज रॉन्ग। टू बी इन द रेशो द टर्म शुड बी इन द सेम यूनिट्स, द गिवन वैल्यू शुड बी ऑफ द सेम यूनिट। सो 5 सेंटीमीटर है और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो मैं इस रेशो को वैल्यू प्लग इन कर दूंगा। सो रेशो 1 मीटर इज विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ आई विल बी टेकिंग द रेशो बिटवीन देम। सो 5/100, 5 1 जा 5 2 जा, सो 2 and 0 is 20। सो दिस विल बी 1/20, या 1/20 जो बना था उसको मैंने 1/20 लिखा। सो रेशो प्रोपोर्शंस के लिए आपने क्या करना है कि चीज़ों को आपने सबसे पहले सेम यूनिट्स में लेके जाना है। फिर एक फॉर्मूला यूज होता है रेशोज के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो ये फॉर्मूला आपको क्या कहता है, इसकी एप्लीकेशंस नेक्स्ट लेक्चर्स में आ जाएंगी इंशाल्लाह। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है मेरे पास। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अगर a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है कि एक्सट्रीम्स यानी किनारों पे पड़े हुए, एक्सट्रीम का मतलब क्या, जो चीज़ें किनारों पे पड़ी हैं उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, और सेंटर वाली टर्म्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। सो सेंटर वाली टर्म्स b इंटू सी हो जाएंगी। सो दिस विल बी a d इज इक्वल टू b इंटू सी। सो a इंटू डी विल बी इक्वल टू b इंटू सी आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया। सो रेशो प्रोपोर्शन के अंदर ये चीज़ आपके पास यूज होती है। परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने बचपन से याद रखा हुआ है। सो परसेंटेज का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, डैट इज परसेंटेज को आपने कैसे निकालना है। सो द परसेंटेज इज मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 आप करते थे, ये काम आप बचपन से करते आ रहे हो। सो जो गिवन वैल्यू है उसको आपने ऊपर रखना है, टोटल वैल्यू को हमेशा आपने नीचे रखना है, इंटू 100 करना है, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं। सो परसेंटेज इंक्रीज तब होता है कि जब नई वैल्यू बढ़ जाए और पुरानी वैल्यू से छोटी हो। सो द परसेंटेज इंक्रीज इज न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू या ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। याद रखिएगा इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे आता है। और परसेंटेज डिक्रीज का अगर मैंने कहीं पे जिक्र आया और मैंने उस चीज़ को सॉल्व करना है, तो मेरे पास डिक्रीज जब हुई है तो इसका मतलब है ओल्ड वैल्यू बड़ी थी, न्यू वैल्यू छोटी थी। सो ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100। सो हमेशा स्टूडेंट्स you should remember you should remember that the change is according to the original value or the old value। सो ये आ जाएगा आपके पास। अब प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है वो। सो प्रॉफिट जो है वो उसका मतलब क्या होगा कि प्रॉफिट आपके पास तब होता है कि एक आर्टिकल आपने कम पैसों का लिया था और ज़्यादा पैसों पे बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस आपकी ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस आपकी कम हो। सो प्रॉफिट आता है आपके पास सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस आपके पास कब होगा, जब एक चीज़ आपने ज़्यादा पैसों की ली लेकिन आपने कम पैसों की सेल आउट कर दी। सो द लॉस इज कॉस्ट प्राइस उस केस में ज़्यादा होगी माइनस द sales price। In continuation of our things which were related to the formulas, revision of the quantitative mathematics या basic mathematics की चीज़ें जिनको हम overall जो हमारे टेस्ट का हिस्सा है उनको हम जब रिवाइज कर रहे हैं। सो अब इसके अंदर हम लोगों के पास अक्सर क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और हम उनमें कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि यार हम चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे। So for example, if I have this question that is 160, let's say minus 130 करते हैं, इनको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं।
एंड 270 माइनस 240 करते हैं डिवाइडेड बाय आप जो है वो 2250 डिवाइडेड बाय 50 कर लेते हैं। अब ऊपर तो इतना इशू नहीं है, आपके पास डिफरेंसेस हैं, नीचे टर्म्स डिवाइड होने के बाद आपस में फिर दोबारा दो टर्म्स दे आर गेटिंग डिवाइडेड अप। सो स्टूडेंट दे गेट कंफ्यूज हेयर। सो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपने बीडी मैथ्स रूल को ही फॉलो करना है या बोर्ड मैथ्स रूल को आपने फॉलो करना है। सो 160 और 130 का मैं डिफरेंस ले लूंगा, सो दिस विल बिकम 30। 270 और 240 का मैं डिफरेंस ले लूंगा, दिस विल ऑल्सो बिकम 30। एंड इसको मैं एक्सपैंड करके लिखूंगा, दैट विल बी 2250 डिवाइडेड बाय 50। आप पहले इनको सॉल्व कर लो, बेशक 0 0 के साथ कर लो, 5 1 जा एंड 5 4 जा 20। ठीक है, सो 22 में से जब 2 जाएगा यू विल बी लेफ्ट विद 2, 2 और 5 मिलके हो जाएंगे 25। सो 5 5 जा 25। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा। अब देखो स्केल्स याद रखने हैं आपने, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ। देखो मैं ऐसे स्केल्स बना लेता हूँ, आपके पास 3 3 जा 9, एक जीरो ये आएगा, एक जीरो ये आएगा। सो 30 का स्केयर जो है दैट विल बिकम 900 एंड दिस विल बी 45। नाउ अगेन इंस्टेड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज ट्राई टू सॉल्व थिंग्स, आप जो कि एक जैसी हैं उनको आप सॉल्व कर लें, ताकि आपको जो है ना ज़्यादा रिगरस कैलकुलेशन ना करनी पड़े, आपको कैलकुलेशन में कंफ्यूजन ना हो। अब मैंने नहीं किया, अब मुझे पता है 45 1 जा 45, 45 2 जा 90 होता है, और ये वाला जीरो रह जाएगा। सो 20 विल बी द आंसर हेयर। तो दिस इज हाउ आपने चीज़ों को सॉल्व करना है। अब कुछ स्केयर्स हैं जो कि आपको क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, वो आपने अगर आप उनको, मैंने तो इतना ज़्यादा वो प्रैक्टिस किए हैं कि मुझे याद रह जाते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप एटलीस्ट उनको ये याद करके जाओ। सो 13 14 15, इसके बाद 16 और उसके बाद 20 का स्केयर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, 30 का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली स्केयर जो है वो यूज होता है इंटरेस्ट टेस्ट में। तो ये जो कुछ मैंने आपके सामने नंबर्स लिखे हैं, इनके स्केयर बहुत ज़्यादा जो है आपके इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर जो है वो यूज हो रहे होते हैं कैलकुलेशन के अंदर। सो 7 का स्केयर इज 49, 8 का स्केयर इज 64, 9 का स्केयर इज 81, 10 का स्केयर इज वेरी इजी दैट इज 100, 11 का स्केयर इज 121, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है 11 का स्केयर, और 12 का स्केयर भी। So 12 का स्केयर इज 144, 13 का स्केयर इज 169, 14 का स्केयर इज 196, 15 का स्केयर इज 225, 16 का स्केयर इज 256, 20 का स्केयर 400 होता है, और जो है आपके पास 30 का स्केयर जो है वो आपके पास 900 होता है। तो ये जो सारे फार्मूलाज मैं रिवाइज करा रहा हूँ, सॉर्ट ऑफ एक फार्मूला लिस्ट भी कंपाइल होती जा रही है एब्सोल्युटली रिलेटेड टू द क्वांटिटेटिव सेक्शन ऑफ आवर टेस्ट, ताकि चीज़ें आपकी जो है वो कवर्ड अप इसके लिए हो जाएंगी। अच्छा, अब समटाइम्स यू आर इन विद द अंडर रूट्स, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस क्वेश्चन, और उसने कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे वेरिएबल की जगह क्वेश्चन मार्क ऐड कर देता है अगर, एंड 16 इंटू 0.5 है, सो 16 इज इक्वल टू 0.5 है। अब मुझे पता है कि 0.5 1/2 होता है। सो अ ट्रिक हियर इज अगेन के 0.5 को आप 1/2 कर लो, और अंडर रूट की जगह पे आप x मान लो वेरिएबल को, और ये जो 16 जहाँ पे स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है, ये जब जाएगा यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.5 को मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया 1/2, तो दिस विल बी 8। So अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 8 आ रहा है मेरे पास। सो अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 8 आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास कि मैंने अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकालनी, वो जानबूझ के आपको एमसीक्यूज के ऑप्शन में 8 भी दे रहा होगा। सो 8 का स्केयर चाहिए मुझे, सो 8 का स्केयर विल बी 64। सो 64 आपके पास राइट आंसर होगा। अच्छा, अब समटाइम्स चीज़ें आपके पास इस तरह से आ जाती हैं कि बीच में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है, लेकिन साथ कोई ना कोई पॉइंट यूज हो रहा होता है, तो एक वैसी एग्जांपल करवाते हैं और उसके बाद जो है फिर वापस रेशो प्रोपोर्शन को कंटिन्यू करेंगे, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने वर्ड प्रॉब्लम को कैसे ट्रांसलेट करना है इनटू वर्ड प्रॉब्लम को आपने कैसे ट्रांसलेट करना है इनटू जो इक्वेशन, इनटू योर इक्वेशन, और फिर जिसको आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकोगे। सो द आंसर हियर, द क्वेश्चन हियर इज अनदर वन, लेट्स से 244 डिवाइडेड बाय 0.88 इज इक्वल्स टू x इंटू लेट्स से 1122, लेट्स से। अब पॉइंट है, आ गया पॉइंट, कोई मसला नहीं है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। पॉइंट को कब छेड़ना है? एट द लास्ट मोमेंट आपने छेड़ना है इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो 2244 डिवाइडेड बाय 0.88 है इज इक्वल टू x इंटू 1122 है। अब ये क्वेश्चन देखते साथ ही स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। तो कंफ्यूजन का आपने शिकार नहीं होना, पहले आपने इसको एक्सपैंड करना है, देखना है कि क्या करना है। तो मैंने पहले डिवाइड को ओपन किया, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द हैजल ऑफ इट कि यार वो ये तो बड़ा मसला है, 0.88 है, मैं कैसे विदाउट कैलकुलेटर तो अलाउ ही नहीं है, मैं डिवाइड कैसे करूंगा।
सो मैं तो अगर होता तो मैंने इसी स्टेप में कटिंग स्टार्ट कर देनी थी, लेकिन मैं एक स्टेप आपको कर देता हूँ, आप चाहो तो पेपर में ये काम कर सकते हो। इफ आई लुक क्लोजली इनटू दिस क्वेश्चन तो मुझे नजर आएगा कि जो 2 2 4 4 है, ये डबल 1 2 2 का डबल है, यानी इसका 2 टाइम्स मल्टीपल है। डबल 1 2 2 को आप देखो ना, नजर आ रहा है कि 11 2 22 और 22 2 44। सो ये अगर कटेगा तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। सो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ दोनों टर्म्स को। तो आई विल बी हैविंग 2 2 4 4 डिवाइडेड बाय डबल 1 2 2 इज इक्वल टू x इंटू 0.88। कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब ये जो पॉइंट वाला है अगेन मसला कर रहा है, ठीक है मसला कर रहा है तो उसका मसला हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.88 है ना, तो पॉइंट आप खत्म करते हो ना जब भी 1 आएगा। सो पॉइंट के बाद नाउ यू हैव 2 डिजिट, सो आई विल बी पुटिंग अप 2 zeros। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये जब आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 इंटू 100 करने पे ये हो जाएगा नेक्स्ट आपके पास 200। सो 200 और ये जो 88 बन गया था पॉइंट खत्म होने के बाद वो नीचे आ जाएगा। तो यू विल बी हैव 200/88 इज इक्वल टू एक्स। अब आप चाहो तो इसको 4 के टेबल से काट दो, ठीक है। सो 4 के टेबल से मैं काटूंगा, 4 2 8, 4 2 8, ऊपर आएगा मेरे पास 4 5 20 और ये 0 आ जाएगा। आगे फर्दर फिर कैंसिल हो रहे हैं, 2 के टेबल से कर लो, 11 आ जाएगा और 25 आ जाएगा। तो अब मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज 25/11। तो आपने परेशान नहीं होना, रादर देन चीज़ों को आपने देख के करना है। अच्छा, अब कल मैंने बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को आपने कैसे ठीक करना होता है। अब मैं अगर लेट से इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा। नीचे 11 है, 11 के टेबल में पढ़ूंगा, 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33। तो 33 पे तो बड़ा हो रहा है, तो 11 2 यहाँ पे 22 आ जाएगा। और 25 बनाने के लिए इसमें फर्दर 3 ऐड होगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और ये ऐड होती हैं। अगर आंसर वहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा तो आप आंसर को यूं लिख लोगे। सो मैंने अर्थमेटिक पे इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा इसलिए ऐड ऑन की चीज़ें, ताकि जो ये इशू था कि जी हमसे कैलकुलेशन नहीं होती हैं विदाउट कैलकुलेटर, वो हमें बता दें। फार्मूला तो हम आपके देख लेते होते हैं, चीज़ें तो हम आपकी देख लेते होते हैं, मसला हमें यहाँ पे ज़्यादा फील करना पड़ता है। सो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका क्वान्टिटेटिव सेक्शन जो है वो इंशाल्लाह 100% कवर अप हो जाएगा। अब नाउ वी हैड अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन था, दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वो पूछा था कि इफ यू विल बी मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये बता दो कि के की वैल्यू क्या होगी। सो परफेक्ट स्क्वायर के लिए याद रखिएगा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, मैंने बताया है लेक्चर में कि ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इफ यू हैव दिस ए स्क्वायर एंड दिस इज एज 2ab, तो ये जो है आपके पास, ये आपके पास बी स्क्वायर जो है ये मिसिंग है, ठीक है। सो दिस इज योर बी स्क्वायर मिसिंग। अब दिस इज योर ए स्केयर, मैंने इसको ए स्केयर सपोज करता हूँ ऐसी सिचुएशन में। दिस इज योर 2ab। तो अगर इशू आ रहा है तो आप इसको 2ab के इक्वल रख के देख लो। ए मेरे पास x है, ए अगर मेरे पास x है तो b क्या आ जाएगा, ये कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से मिलता जुलता है। सो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ऑप्शंस में चॉइस में 2 भी मेंशन होगा, लेट से वहाँ पे 3 भी मेंशन होगा, लेट से वहाँ पे 4 भी मेंशनड है, एंड सो ऑन चॉइसेस हैं आपके पास। अब जल्दी में स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि बी को यहाँ पे 2 2 नहीं है, बी का स्केयर बनाना है परफेक्ट स्केयर, ये तब बनेगा। तो दिस विल बी एक्स स्केयर प्लस 4x। सो बी का स्केयर 2 का स्केयर, 2 का स्केयर इज 4, या मैं 2 का स्केयर ऐड कर रहा हूँ, अब जाके ये फॉर्मूला में क्लोज होगा, परफेक्ट होल स्केयर बनेगा ये। तो दिस इज नाउ ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, इसको वापस क्लोज कर लेते हैं ए प्लस बी होल स्केयर फॉर्म में। सो एक्स प्लस 2 का होल स्केयर है। तो दिस वाज द लास्ट संडे एग्जाम के जो के अंदर जो था कि जी के की क्या वैल्यू होगी फॉर बिकम अ परफेक्ट स्केयर। सो के की वैल्यू 4 होगी, वो आपने बी जो है वो 2 निकाला है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस पेपर के अंदर होती हैं, मैंने सॉल्व करवाई आपको इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर। अब sometimes you have questions related to the modulus भी हो सकता है उसमें। sometimes you have questions which are related to the sometimes you have questions related to the आपके पास जो है इनइक्वालिटीज भी होती हैं। So now by solving the mod question, sometimes in the exam of the quantitative section आपके पास मॉड वाले क्वेश्चन होते हैं। सो मॉड को आप तब सॉल्व करते हो, को कैसे आप ओपन करते हो, मॉड ओपन होता है आपके पास प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस एज मॉड ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो आप इसको ओपन करोगे x प्लस 3 एज प्लस माइनस 4। तो एक सोल्यूशन आप इसका 4 के साथ करोगे और एक सोल्यूशन आप इसका
-4 के साथ करोगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से 1, 3 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ से 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -4 पहले से -7 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आपके पास बनेगा 1, -7। ठीक है जी। सो 1, -7। फॉर एग्जाम्पल द सेम क्वेश्चन वॉज विद द इनइक्वालिटी, तो फिर कैसे सॉल्व होता। सो मैं इसी क्वेश्चन को विद द इनइक्वालिटी सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो मॉड ऑफ x + 3 इज लेस देन 4 है। सो जब आप इसको ओपन करोगे सो x + 3 आएगा, +-4 ओपन होगा। सो आपने करना क्या होता है इनइक्वालिटी के केस में कि आप -4 से इस गिवन टर्म को, जो गिवन टर्म होती है, इसको आप ग्रेटर रखते हो, और जो प्लस वाला होगा, जो भी आपके पास मॉड में प्लस की फॉर्म में ओपन होगा, उससे आपने छोटा रखना है। तो आप क्या करोगे, अब इसको अलहदा सॉल्व कर लोगे और इसको आप अलहदा सॉल्व कर लोगे। सो दिस विल बी -4x + 3 एंड x + 3 लेस देन 4। तो माइनस से दूसरी तरफ चला जाएगा, -7 हो जाएगा। सो इसका सोल्यूशन आएगा -7 ग्रेटर देन x। प्लस से दूसरी तरफ चला जाएगा, सो 4 में से 3 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। सो अगर कंबाइंड सोल्यूशन लिखा जाएगा सो दिस विल बी लाइक दिस। सो इनइक्वालिटीज हो या इक्वालिटीज हो, मॉड आपके पास हमेशा प्लस माइनस दोनों की फॉर्म में ओपन होगा। और जब भी आप उनको ओपन करोगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप चीज़ों को गलत नहीं कर दो। अच्छा, नेगेटिव नंबर के केस में मॉड ओपन नहीं होता, सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा आपके पास। ठीक है ना। सो इन द केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स आपके पास सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। और मॉड को आपने ओपन ही तब करना है जब आपके पास एक यानी होल कंबाइंड मॉड जो है वो बन जाएगा। तो ये दो बातें आपने जो है ना वो मॉडलों के केस में या मॉडलस के मॉड के केस में जो है वो आपने यू नीड टू रिमेंबर देम। अच्छा, तो मैंने पहले बात कर ली कि रेशोज कैसे हैं। सो रेशोज को के लिए हम जो है थोड़ा सा और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जाम के जी, फाइंड द रेशो ऑफ 18 इंचेस टू 2 यार्ड्स। 18 इंचेस टू 2 यार्ड्स की आपने रेशो निकालनी है। तो जब भी आप 18 इंचेस की 2 यार्ड्स के साथ रेशो निकालोगे तो रिमेंबर द रूल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रेशो इज ऑलवेज टेकन बिटवीन सेम क्वांटिटीज, सेम यूनिट्स होने चाहिए। सो 18 इंचेस है यहाँ पे, सो ये यार्ड्स है। सो यार्ड को भी मैंने इंचेस में कन्वर्ट कर लूंगा। So 1 yard has 36 inches. So this is 2 into 36, that is 72. So 18 रेशो 72 आ जाएगा। रेशो का मतलब डिवीजन होता है, डिवाइड कर लेते हैं, बल्कि ये इनफैक्ट आ जाएगा 18 1 ज़ा 18 एंड 18 4 ज़ा इज 72। आप चाहो तो 6 के टेबल से कटिंग कर लो और फिर तब तक आप कटिंग करते रहो जब तक आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं चले जाते। तो 1/4 या 1:4 जो है वो आपके पास इसकी रेशो आ जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट मीन्स, वो भी मैंने रिवाइज करवा दिया। ठीक है। एंड अदर इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन इन द क्वांटिटेटिव सेक्शन इज कि इस तरह का क्वेश्चन होगा कि जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये क्वेश्चन कहता हूँ कि इफ लेट्स से द कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स इज, तो द कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स इज 37 cents, is 37 cents। ठीक है जी। so the cost of 3 apples is 37 cents, let's say 37 cents है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 3/4 डजन ऑफ एप्पल्स। सो 1 3/4, सो मिक्स फ्रैक्शन है, 1 3/4 डजन ऑफ एप्पल्स की आपने कॉस्ट जो है वो निकालनी है। सो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो उसको यूं लिख लेते हैं 1 3/4। लेकिन यहाँ पे एप्पल्स नहीं है, डजन एप्पल्स हैं। अब सबसे पहले इस सिचुएशन में क्या करोगे, आप रेशो को भी आप यूज कर सकते हो, बट अ सिंपल ट्रिक इज कि फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। सो द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल विल बी, देखे ना, अगर 3 एप्पल्स की कॉस्ट 37 सेंट है, सो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल बड़ी इजीली आ जाएगी। आप 37 को 3 से डिवाइड कर दो। बिल्कुल ऐसे है कि एक स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि मैंने 50 रुपीज़ के 3 पेन्स बाय किए हैं, तो मैं उससे कहूँगा कि अगर एक पेन की कॉस्ट बताओ तो वो कैसे करेंगे, 50 को 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे उसने 37 सेंट्स के 3 एप्पल्स बाय किए हैं, सो एक एप्पल की कॉस्ट आ जाएगी 37/3। अब एक एप्पल की कॉस्ट आ गई, जितने आपने एप्पल्स बाय करने आपको उसको मल्टीप्लाई करवा लें, उससे आपके पास एप्पल्स की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे ये 1 3/4 एप्पल्स नहीं है, ये 1 3/4 डजन ऑफ एप्पल्स हैं। तो मैं पहले इस फिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा। 4 1 ज़ा 4, 4 में मैं 3 ऐड करूंगा, दिस विल बी 7/4। और एक डजन के अंदर कितने एप्पल्स होते हैं, 12। 4 1 ज़ा एंड 4 3 ज़ा इज 12, 7 3 ज़ा। सो इन फैक्ट यू आर
trying to find out the cost of 21 एप्पल. सो ये जो फ्रैक्शन है मैंने सॉल्व किया, ये 7 into 3 21 बन रहा है. एक एप्पल की कॉस्ट 37/3 है. 21 एप्पल की कॉस्ट निकालने के लिए एक एप्पल की कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे. 3 1s are 3 7s are is 3 7s are is 21. So this is 37 into 7. आगे आप इसको मल्टीप्लाई करा लो, आंसर आ जाएगा. बल्कि मैं आपको कर देता हूँ. 7 7 are 49 का 9 और 4 कैरी चला जाएगा. 7 3 अगेन 21. तो द कॉस्ट विल बी 259 सेंट्स. अब $1 में कितने सेंट्स होते हैं? 100 होते हैं. अगर लेट से आंसर वो कहता है डॉलर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फिर आप 100 से डिवाइड कर लोगे, 259 सेंट्स आ जाएंगे. तो $259 $2.59 आ जाएंगे और 259 सेंट्स आ जाएंगे. सॉरी, मैं उसको सेंट्स ही दोबारा मेंशन कर गया था. So whenever you are trying to find out the ratio, so you will be solving it in such a way कि आपके पास रेशो लेने से पहले उन चीज़ों के यूनिट्स जो हैं दे शुड बी सेम. अब मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये बताता हूँ कि रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और कैसे आप ट्रांसलेट करते हो एवरेजेस को, या आप ट्रांसलेट करते हो वर्ड प्रॉब्लम्स को इनटू इक्वेशंस, आप कैसे कन्वर्ट करते हो. तो पहले हम देखते हैं एवरेजेस को. तो एवरेज कैसे आएगी आपके पास? एवरेज या मीन आपके पास कैसे आता है कि जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं आप सम कर लेते हो उन सबको, जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती हैं उन पे आप डिवाइड कर लेते हो, आपके पास एवरेज आ जाती है. ठीक है. सो आपके पास एवरेज आ जाती है. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 5 नंबर्स और मैं उनकी एवरेज निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उन 5 के 5 नंबर्स को ऐड कर लूंगा, x1 x2 x3 x4, और इन सबको मैं आपस में ऐड करूंगा. इनको जब मैं ऐड करूंगा, कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स हैं. मैं इनको 5 पर डिवाइड कर लूंगा. सो मैं इनको 5 पर डिवाइड कर लूंगा एंड आई विल गेट द आंसर. सो दिस इज हाउ यू गेट द एवरेज. अच्छा, एवरेज से यूजुअली क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज को भी ये रिलेट कर देते हैं. मैं एक दो क्वेश्चंस वैसे भी करवाता हूँ रेट ऑफ चेंज के भी. ठीक है. और साथ ही मैं आपको ये बताता हूँ कि सिंपल एवरेजेस के भी क्वेश्चन किस तरह से आते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस क्वेश्चन के जी, काशिफ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि काशिफ गॉट एन एवरेज ऑफ 50. काशिफ हैज एन एवरेज ऑफ 50 इन 6 टेस्ट. तो काशिफ की जो 6 टेस्ट की एवरेज है दैट इज 50 मार्क्स. ठीक है. 6 टेस्ट की उसकी एवरेज कितनी है? 50 मार्क्स है. क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि वो नेक्स्ट टेस्ट में क्या स्कोर करे. सो व्हाट शुड ही स्कोर इन द नेक्स्ट टेस्ट टू इंक्रीज द एवरेज to 60, to increase the average to 60, to increase the average to 60. So very paper oriented question, such type of questions होते हैं. अब 5 टेस्ट की एवरेज 60 है. सो एवरेज ऑफ 5 टेस्ट को मैं अगर ओपन करके लिखूंगा, सो एवरेज क्या आएगी 5 टेस्ट की? एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ द 5 टेस्ट डिवाइडेड बाय 5. सो द एवरेज इज 50. सो एवरेज की जगह पे 50 प्लग इन करेंगे. सम ऑफ 5 आएगा. नीचे टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो 6 हैं आपके पास. 6 आ जाएंगे. 6 5 30 हो जाएगा. 30 इंटू 30 और साथ 0 आ जाएगा. सो 5 टेस्ट का जो सम है दैट इज 300. अब 6 टेस्ट की एवरेज को 60 बनाना है, तो 6 टेस्ट की एवरेज निकाल लेते हैं. 6 टेस्ट की एवरेज कैसे आएगी? दैट विल बी द सम ऑफ द 6 टेस्ट डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ 6 टेस्ट. अब बड़ा ही सिंपल सा रूल है. वो रूल ये है कि मेरे पास 5 टेस्ट का तो सम गिवन है दैट इज 300. छठे टेस्ट में 6 टेस्ट में वो कितना स्कोर करे? लेट्स से मैं उसको x सपोज कर लेता हूँ डिवाइडेड बाय 6 कि नई एवरेज जो है 60 हो जाए. बड़ा सिंपल है. अब मैं कैलकुलेट कर लूंगा इसको. 6 6 36, 360 हो जाएगा आपके पास. दिस विल बी 300 प्लस x. 300 को आप दूसरी तरफ ले जाओ, x की वैल्यू जो है वो आपके पास 60 आ जाएगी. सो नेक्स्ट टेस्ट के अंदर वो 60 स्कोर करता है, तो उसकी जो ओवरऑल एवरेज है दैट विल इंक्रीज टू 60. अब जो नेक्स्ट वेरी पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपके पास इस तरीके की सिचुएशन होती है कि आपको किसी चीज़ का काम करने का रेट दिया जा रहा होता है और आपको ये कहा जाता है कि जी ये बता दो कि अगर दोनों काम कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर एक काम कर रहा है तो क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस इफ ए एंड बी, लेट्स से इफ ए एंड बी कैन डू द जॉब इन 6 days. लेट्स से मैं इसको बल्कि मेंशन कर देता हूँ कि इफ ए एंड बी कैन डू अ जॉब, can do a job in 6 days. In 6 days, if A and B can do a job in 6 days, let's say if A does the same job, if A works alone, ठीक है. So if A works alone and he does that job in, it takes
and takes 10 days to complete the job, let's say, and takes 10 days to complete the job, let's say। अब आपके पास क्या है कि आप ये बताओ कि अलोन बी जब काम करेगा उसको कितना टाइम लगेगा। So how many days in B alone will complete the job? So I have this issue in the question. I've given in the statement that if A and B both working together, they complete a job in 6 days. And A alone works alone, it takes 10 days to complete the job. So B अकेला जॉब करने के लिए कंप्लीट कितना डेज लेगा। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत दफ़ा टाइम्स पेपर में होते हैं। तो इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक क्या है कि आपके पास जो गिवन टाइम होगा ना, उस टाइम को आपने रेसिप्रोकल कर देना है। उसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो यू विल गेट द रेट ऑफ डूइंग वर्क, आ जाएगा आपके पास। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क के को बना के आप उनको फ्रैक्शंस की फॉर्म में सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद दोबारा रेसिप्रोकेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। अब मैं स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करके आपको दिखाता हूं टू अप्लाई दिस ट्रिक, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें और ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकें। ऐसा क्वेश्चन पेपर में अक्सर होगा आपके पास। अब वो कह रहा है कि इफ ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 6 डेज, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इंशाल्लाह तो कैसे करना है आपने कि ए और बी 6 डेज में जॉब कंप्लीट कर रहे हैं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क ए का हो जाएगा लेट से 1/a। ठीक है, ए का जो टाइम है लेट से ए है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या हो जाएगा 1/a। अगर ए को ए टाइम लगता है और बी को लेट से बी टाइम लगता है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क कैसे आएगा, रेसिप्रोकल करके मैंने बताया। सो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, बी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/b। टोटल जब ये मिल जाते हैं तो इनको 1/6 डेज लगते हैं। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क आ गया। अब अकेला जब ए काम कर रहा है तो ही कंप्लीट्स द टास्क इन 10 डेज, तो ये आ जाएगा 1/10 प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/6। सो 1/10 को आप दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस हो जाएगा और सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। सो अ वेरी सिंपल वे टू डू इट कि आप गिवन टाइम को क्या कर लो, रेसिप्रोकेट कर लो। रेसिप्रोकेट करोगे यू विल गेट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सॉल्व करो, दोबारा रेसिप्रोकल ले लो, यू विल गेट द मेन आंसर। तो मैंने कल भी बताया था कि 10 इधर चला जाएगा, -6 इधर चला जाएगा, दो और जो है आप क्या करोगे 6 इंटू 10 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। 10 में से आपके पास 6 जाएगा, 4 6 इंटू 10 इज 64 वन जा, तो 1/15। आंसर इज 1/b इज इक्वल टू 1/15। दोबारा रेसिप्रोकेट कर लोगे। क्वेश्चन में अगर टाइम बचाना है पेपर में तो बस बी की वैल्यू 15 आ गई है, सिंपली लिख लेना। तो बी अगर अकेला काम करेगा तो 15 आवर्स में काम कंप्लीट करेगा। सो इंशाल्लाह अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पेपर में उसको कर सकते हो। करना क्या होगा, जो गिवन टाइम है उसको रेसिप्रोकल कर लो। मैंने बताया रेसिप्रोकल जब आप करोगे यू विल गेट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। दोनों के इकट्ठे काम करने का जो टाइम था दैट वाज 6 डेज ना, तो दोनों के इकट्ठे का रेट क्या आ जाएगा, टुगेदर का रेट क्या आ जाएगा 1/a प्लस 1/b। ठीक है, सो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/6 आ गया। अकेला ए जब काम कर रहा था तो ही यूज टू टेक 10 डेज टू कंप्लीट द टास्क। इसको रेसिप्रोकल किया, इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क आ गया 1/10, उसको यहाँ पे प्लग इन कर लिया। 1/10 को उठा के आप दूसरी तरफ ले गए, सॉल्व किया आपने। जब आपने सॉल्व किया तो 1/b की वैल्यू आ जाएगी 1/15 एंड रेसिप्रोकल दोबारा ले लिया तो अकेले b को 15 आवर्स लगेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में होंगे आपके पास। समटाइम्स रेट ऑफ डूइंग वर्क के हवाले से होते हैं, समटाइम्स आपको वो ये कहता है कि 2 पाइप्स लगे हुए हैं, इतने टाइम में वो टैंक को फिलअप कर रहे हैं, या एक क्लर्क है उसने इतने फॉर्म्स फिलअप किए हैं इतने टाइम में, तो बताओ इतने टाइम में वो कितने कंप्लीट करेगा। फिर सिमिलरली आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह से होता है कि जी अगर मेरे पास एक राशन है या फूड है दैट इज इनफ फॉर सो मैनी पीपल, तो अगर इतना टाइम लगेगा तो अगर इतने लोग इसमें से चले जाएंगे तो वो फूड उनको कितने दिनों के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन कैन चेंज बट आपने इसी सिचुएशन को सॉल्व करना है। अच्छा, तो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का की सिचुएशन बना दी जाती है क्वेश्चन के अंदर, जबकि क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। उसके अंदर आपको ये कहा जाता है कि जी एक चीज़ है वो पहले इतने लोग यूज़ कर रहे थे, बाद में क्या वो कितने लोगों के लिए सफिशिएंट होगी। या एक टाइपिस्ट है वो इतनी देर में वर्ड्स टाइप करता है, अब अगर उसने इतने वर्ड्स टाइप करने हैं तो ये बताइए कि उसको कितना टाइम जो है वो लगेगा। तो एक सिचुएशन तो ये होती है कि आप रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर चीज़ों को देखो, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप को आप बीच में चेक करो।
सो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है उनके बीच में या उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आपने इस चीज़ को पहले देखना है। सो आई हैव अ हैबिट कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, और ना ही मैं आपको भी ये टिप दूंगा कि आप बजाय इसको ये देखते रहो कि चीज़ों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। आपने करना क्या है कि जो भी गिवन क्वांटिटी होगी आपके पास, ठीक है, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो गिवन क्वांटिटी जो भी होगी आपके पास, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। गिवन क्वांटिटी जो होगी आपके पास, उनको आप क्या करो कि उनका आप आपस में प्रोडक्ट ले लो, उनका आप प्रोडक्ट ले लो और उसको आप डिवाइड करवा दो आस्क क्वांटिटी से, यू विल गेट द आंसर। बट आई एम ट्राइंग टू से इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन है जिसमें वो ये कहता है कि जी एक फूड है वो इतने लोगों के लिए सफिशिएंट है इतने डेज के लिए, अब ये बताओ कि अगर इतने लोग इसमें से चले गए हैं और इतने लोग पीछे रह गए हैं तो अब ये फूड जो है वो कितने दिनों के लिए उनको जो है वो सफिशिएंट होगी। इसके मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर। तो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर वो ये आपको कह रहा है कि एक टाइपिस्ट कैन टाइप 60 वर्ड्स पर मिनट। सो दिस अ टाइपिस्ट जिसकी टाइपिंग स्पीड क्या है, 60 वर्ड्स पर मिनट है। हाउ मेनी टाइपिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू टाइप अ बुक ऑफ 43,200 वर्ड्स इन 6 आवर्स। हमने एक बुक टाइप करवानी है जिसमें 43,200 वर्ड्स हैं और वो बुक हमने टाइप करवानी है 6 आवर्स में। हमें कितने टाइपिस्ट रिक्वायर होंगे अगर एक टाइपिस्ट की टाइपिंग स्पीड जो है वो 60 वर्ड्स पर मिनट है? तो पहले तो हम ये देखेंगे कि एक टाइपिस्ट 6 आवर्स में कितने वर्ड्स टाइप करता है, ठीक है। फिर हम टोटल वर्ड्स को, जो गिवन वर्ड्स हैं, उसको डिवाइड कर देंगे उससे और वी विल गेट द आंसर। तो अप्रोच मैंने यहाँ पे क्या लगाई, जैसे मैंने भी बताया कि आप गिवन चीज़ों का प्रोडक्ट ले लो और उनको आस चीज़ों के हवाले से आप डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। सो गिवन डेटे में मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं? सो गिवन डाटा में मेरे आई हैव 60 वर्ड्स पर मिनट एंड द टाइम इज 6 आवर्स। सो 6 आवर्स हैं। 6 आवर्स का मतलब क्या है कि देर आर 60 मिनट्स इन ईच आवर। सो दीज आर 6 आवर्स। एक घंटे में 60 मिनट्स हैं और उसकी टाइपिंग स्पीड भी 60 वर्ड्स की है। तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो अगर विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन मैंने करनी है, मेरे लिए कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट है, तो मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 6 × 6 को कर रहा हूँ 36। यह आ जाएगा मेरे पास 3600 × 6। तो मैं आगे इसको फर्दर कैलकुलेट नहीं कर रहा ताकि मेरा स्टेप बच जाए, क्योंकि कैलकुलेटर तो मेरे पास पेपर में अलाउड नहीं है। अब इसका मतलब है कि ये इतने वर्ड्स टाइप करेगा 6 घंटे में। कितने वर्ड्स टाइप करेगा? 6 × 3600 वर्ड्स 6 घंटे में टाइप करेगा। मैं फिर बताता हूँ मैंने किया गया है। ये जो 6 आया है ये 6 आवर्स का टाइम है जो कि ये गिवन था। अब एक आवर के अंदर देर आर 60 मिनट्स, तो ये 60 मिनट्स का 60 आ गया। अब आपके पास उसकी जो टाइपिंग स्पीड है डैट इज 60 वर्ड्स पर मिनट। सो ये 60 वर्ड्स आ गए। जब इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आया 3600 × 6। तो दिस इज 3600 × 6। इतने वर्ड्स ये 6 आवर्स में टाइप करेगा। अब हमने जो बुक टाइप करनी है उसके अंदर टोटल वर्ड्स कितने हैं? उसके अंदर टोटल वर्ड्स हैं 43,200। हम डिवाइड कर लेंगे गिवन डाटा का जो आंसर आया मेरे पास, दैट इज 6 × 60 देने दो या 6 × 3600 कर दो, जो चॉइस इज योर। वैसे मैंने उसको मल्टीप्लाई, मैं सजेस्ट करूँगा कि मल्टीप्लाई करवाने के लिए की डीप डाउन जरूरत नहीं है ताकि आपके पास टाइम बच जाए। जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो। अब नीचे आपके पास रह गया 6 × 6 × 6। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले इस वाले 6 के साथ कैंसिलेशन करता हूँ। तो 6 7 42 आ जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 2 12 हो जाएगा एंड 6 मेरे पास यहाँ पे बचा था 43,200 से। हाँ ठीक है, मैंने ऊपर ठीक टाइप किए। तो मेरे पास क्या बचा, 432 मेरे पास रह गया था। अब जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं कैलकुलेशन करते हुए क्या करूँगा कि मैं 432 को डिवाइड कर दूंगा, 432 को मैं डिवाइड कर दूंगा 6 से। तो जब मैं इसको 6 से डिवाइड किया मैंने, सो ये आएगा मेरे पास 72, क्योंकि 6 1 6 हो गया एंड 6 7 42, 1 और 2 बचा एंड दैट दे विल मेक 12। अब ये वाला 6 भी लेफ्ट है, ये वाला 6 भी लेफ्ट है, मैं अगेन 6 के टेबल से कैंसिल करूंगा। तो जब मैं 6 के टेबल से कैंसिल करूंगा सो 6 12 72 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। एंड फिर ये वाला 6 के साथ जब मैं कैंसिल करूंगा तो 6 2 तो 2 टाइपिस्ट मुझे चाहिए, 2 लोग मुझे चाहिए। अगर उनकी टाइपिंग स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट है तो वो 6 आवर्स के अंदर 43,200 वर्ड्स की बुक को टाइप जो है वो कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आपने करना क्या होगा ऐसी सिचुएशन के अंदर, गिवन डाटा को आप मल्टीप्लाई करा दें, आस्क डाटा से आप उसको डिवाइड करा दें और आप जो है ना
तो आप जो है ना क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि गिवन डाटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे और आज डाटा से डिवाइड कराएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका एक और एग्जांपल करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना ज़्यादा बेहतर आपको समझ आए। अदर देन गेटिंग इन्वॉल्व कि आप ये देखते रहो कि चीज़ों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है, आप सिंपली गिवन डाटा को मल्टीप्लाई करवा दो और आज डाटा से आप डिवाइड करवा दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इन अ हाउस ऑफ 15 पर्सन, इन अ हाउस ऑफ 15 पर्सन फूड वॉज सफिशिएंट फॉर 30 days। 5 persons left the house, for how many days the food will be sufficient। सो एक घर है जहाँ पे फूड जो है वो 15% का जो फूड है वो 30 डेज के लिए वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर 5 लोग उस घर में से चले गए हैं तो अब आपने ये बताना है कि फूड कितने लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। अब देखो डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप इसमें क्या है चेक करना। डायरेक्ट रिलेशनशिप तो ये होता है ना कि जब आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है, यानी आप क्वांटिटी नंबर 1 को इंक्रीज करते हो तो क्वांटिटी नंबर 2 भी इंक्रीज हो जाती है। सो आप इसको कहते हो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, सो इनवर्स रिलेशनशिप क्या होगा कि इनवर्स रिलेशनशिप जो है वो ये होगा कि आप क्या होता है कि आप जब एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाती है, या अगर आप एक क्वांटिटी को डिक्रीज करते हो तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है। तो रादर देन गेटिंग इन्वॉल्व इन इनवर्स एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप्स, अ सिंपल वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चन इज, आप तो वैसे कर सकते हो बट अ सिंपल वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चन इज कि आप क्या करो कि गिवन जो डेटा है उसको मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि आप सिंपली उसको आपस में मल्टीप्लाई करा दो। तो 15 लोगों की फूड है जो कि 30 डेज के लिए पड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं टोटल फूड कैलकुलेट कर लूंगा। सो गिवन डाटा को मैंने बताया मल्टीप्लाई करा लो, 5 15 × 30 आ जाएगा। अब 5 लोग जब चले गए हैं, जब 5 लोगों ने घर को लेफ्ट कर दिया तो पीछे कितने पर्सन रह गए, 10 रह गए। सो आज डाटा 10 है, वो पूछ रहा है कि जब 10 लोग रह गए तो अब फूड कितने दिन चलेगा, तो आप उनको 10 से डिवाइड कर लो, सिंपली यू विल गेट 45 एज आंसर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर आप इनको यूं करोगे। यस, अगर आप इसमें ये चेक करते रहोगे कि यार रिलेशनशिप इनका डायरेक्ट है या इनवर्स रिलेशनशिप है, तो फिर आपको कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। एंड प्लस दैट मेथड टू सॉल्व इज अ बिट लेंथियर, उसमें आपको टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स अक्सर आपको पेपर का हिस्सा मिलेंगे जहाँ पे इस तरीके से कम्प्लेक्सिटी कॉज करने की कोशिश की गई होगी और चीज़ें कम्प्लेक्स नहीं होंगी। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करके दिया उसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं थी, सिर्फ कैलकुलेशन की कम्प्लेक्सिटी थी। अब उस क्वेश्चन में भी बच्चे क्या करते हैं कि वो डीप डाउन कैलकुलेशन करते रहते हैं, जी पहले 6 को मैं 60 से कराऊँ, फिर अगले 60 से कराऊँ, आंसर आ रहा है, फिर मेरे पास एक बड़ा सा आंसर आया, फिर मैं 43200 को उस बड़े से आंसर से डिवाइड करूंगा। तो वाई आर यू गेटिंग इन्वॉल्व इन सो मच डिटेल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आपको मल्टीप्लिकेशन के आंसर नहीं मिलेंगे, आपको स्टेप्स के आंसर नहीं के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको करेक्ट आंसर को मार्क करने के इंट्रेंस टेस्ट में मार्क्स मिलते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन एनी इंट्रेंस टेस्ट। तो इस तरह की चीजें करके आप टाइम को जो है वो मैनेज इसमें कर सकते हो। वेरी की एस्पेक्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट में जो क्वांटिटेटिव सेक्शन होता है आपके पास, आपके टेस्ट में जो क्वांटिटेटिव पोर्शन होता है वो उसके अंदर परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेजेस से रेलिवेंट जो है बहुत सारी चीज़ें पूछ जाती हैं। मैंने आपको बताया कि आप परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बताया हुआ कि आप याद रखो, जैसे हम बचपन में करते आते थे कि जी मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। अब समटाइम्स आपको किसी स्पेसिफिक नंबर की कोई स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी पड़ जाती है, तो आपने करना क्या है, सिंपली आपने उस नंबर को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे आप 70 का एक नंबर है 70 और उसका मुझे आप 35% बताओ कि कितना है, आपने सिंपली करना क्या है कि जिस नंबर की आप परसेंटेज निकालने जा रहे हो ना उस नंबर को उठा के उस परसेंटेज से आप मल्टीप्लाई करवा दो। तो मैं 70 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 35% से। सो 35% से मैं 70 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो परसेंटेज का साइन जब मैं खत्म करूंगा याद रखिएगा 100 आएगा, 100 से आप डिवाइड करोगे तो जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 5 sevens are 5 twos are and this will be 49/2। तो 49/2 आप करोगे एंड दिस विल बी 24.5। सो 24.5 बनता है 70 का अगर आप 35% जो है वो निकालते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आपने किसी नंबर की कोई स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है तो आपने सिंपली उस नंबर को उठा के उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा देना। इस तरह की टेक्निक्स अगर आप यूज़ करोगे तो आपके पास टाइम जो है वो मैनेज हो जाएगा, इंशाल्लाह चीज़ें आपके पास विद इन टाइम जो है वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा फिर एक दो की एस्पेक्ट्स जो मैं अपने पास से ऐड करूंगा वो तो मैं खैर बाद में ऐड करता हूँ, पहले बात कर लेते हैं हम लोग पेरीमीटर्स की और हम लोग बात कर देते हैं हम लोग बात कर लेते हैं पेरीमीटर्स की और एरियाज की
और किन फिगर्स के आपने पेरीमीटर्स और एरियाज देखने हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो देखो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और पेरीमीटर भी बहुत दफ़ा क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स के सेक्शन का एक इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर एडेड होते हैं। कोई भी फिगर होगी ना, जो उसकी साइड्स हैं, उसकी साइड्स को अगर आप जमा करते हो, ऐड करते हो, सम अप करते हो, तो पेरीमीटर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये मैंने एक फिगर आपके सामने जो स्क्रीन पे बनाई है ब्लू कलर में, जो कि एक रेक्टेंगल है, तो अगर आप इसकी सारी साइड्स को सम कर देते हो, इस फर्स्ट साइड को, सेकंड साइड को, थर्ड साइड को, फोर्थ साइड को, तो यू विल गेट द पेरीमीटर। देखें अब ये जो स्मॉलर साइड है ये विड्थ है, ये वाली साइड भी विड्थ है, ये साइड लेंथ है, ये साइड लेंथ है, तो पेरीमीटर इसका क्या बनेगा? विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ। So the perimeter of a rectangle is 2 times width plus 2 times length. तो पेरीमीटर आपने रेक्टेंगल का याद रखना है, दैट इज 2 इंटू डब्ल्यू प्लस एल या एल प्लस डब्ल्यू सिंपली। अच्छा, एरिया कैसे आएगा रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का एरिया सिंपली है, आ जाता है आपके पास कि आप लेंथ को और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो, यू विल गेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ या लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वट एवर नेम यू वांट टू गिव इट। अब जो आपके पास स्केयर है, तो जो अदर बेसिक फिगर जो आपने यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स पोर्शन इज स्केयर। तो स्केयर जो है एक ऐसी फिगर होती है जिसमें यू हैव ऑल फोर साइड्स एज इक्वल। जब आपकी चारों की चारों साइड्स इक्वल होंगी तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल दोस फोर साइड्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक साइड x है, this will be x, this will be x, and this will be x as well. So the perimeter of a square is 4x because y x plus x plus x plus x, and the area is x into x, that is x का square. So the area is x का square आ जाएगा आपके पास, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ वाला ही काम यहाँ पे चलेगा, जितनी लेंथ है उतनी आपके पास विड्थ है। तो जो पॉलीगॉन्स होते हैं उनके अंदर सर्कमफेरेंस वगैरह नहीं होता। सर्कल्स की अगर बात की जाए, मैं रेक्टेंगल के ऊपर आता हूँ, सॉरी ट्रायंगल के ऊपर आता हूँ। ट्रायंगल भी बड़ा एक की एस्पेक्ट है क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का। उससे पहले स्केयर सर्कल की बात कर लेते हैं। तो देखो सर्कल जो है क्या होता है कि सर्कल में अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट लिया और मैं पूरी सर्कुलर बाउंड्री के ऊपर चला और चल के मैं वापस यहाँ पे आया, ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि ऑनलाइन क्लास में टाइप करना या लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सर्कल मतलब स्ट्रेट ही है, उसी पाथ के ऊपर है, आप सेम पाथ के ऊपर कनेक्टेड है आपस में। तो आपके पास होगा क्या कि जब भी आप इस सर्कुलर पाथ के ऊपर चल के आओगे, तो सर्कुलर पाथ के ऊपर चल के आने से आपके पास क्या होगा कि जितना भी आपके पास वो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो सर्कमफेरेंस कहलाएगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। अगर ये एक सर्कुलर पाथ है और एक और सर्कल जो है वो इसी के ऊपर, इसी सर्कुलर पाथ के ऊपर ही चलता है, ठीक है, यानी थोड़ा सा वो इसको मैं बड़ा अगर करूँ, और जैसे सर्कुलर पाथ के ऊपर लेट से जो ओवरलैप्ड है, तो ये चीज़ जो है वो आपके पास सर्कमफेरेंस कहलाएगी। यानी मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया सर्कुलर पाथ में, मैं पूरा घूमा और गोल घूम के मैं वापस यहाँ पे, तो ये सर्कमफेरेंस होता है, इसमें पेरीमीटर नहीं होता। सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2πr होता है। और जो आपके पास एरिया ऑफ अ सर्कल होता है वो आपके पास क्या होता है? दैट इज πr का स्केयर होगा आपके पास, ठीक है। अब आर क्या चीज है? आर रेडियस ऑफ अ सर्कल है। सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है, और जो टोटल डिस्टेंस होता है ना आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डायमीटर होता है। अच्छा, इसको कॉर्ड के साथ कंफ्यूज नहीं करना। कॉर्ड भी एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री के एंड तक जा रही होती है, बट वो सर्कल के सेंटर से नहीं गुजरती। तो कंप्लीट डिस्टेंस डायमीटर है, यानी रेडियस क्या होता है? वो डायमीटर का हाफ होता है। तो ये आपने याद रखना है। फिर ट्राइंगल्स बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस पेपर के अंदर अक्सर होते हैं या पूछे जा सकते हैं। लेकिन सीबीडी टेस्ट के अंदर अगर तो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए क्वांटिटेटिव प्रिपेयर कर रहे हो तो क्वेश्चन रैंडमली आते हैं, तो वो बैलेंस ना हो फिर भी उसमें ट्रायंगुलर से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन पेपर बेस्ड टेस्ट अगर कहीं पे आप दे रहे हो और वहाँ पे क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है, तो ये जो पैरामीटर्स मैंने बताए, जो मैंने आपको ये भी चीज़ें बताई, उनके बगैर कभी भी टेस्ट आपका कंप्लीट नहीं होता। तो ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालते हो? डैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल की बेस इंटू हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो इस केस में अगर मैं ट्रायंगल की हाइट निकालूंगा तो ये मेरे पास हाइट आ जाएगी, ये टोटल जो है नीचे मेरे पास बेस आ जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल होगा, एटलीस्ट 90 डिग्री का हर एक ही एंगल हो सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें कोई सी दो साइड्स और कोई से दो एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। और स्केलिन ट्रायंगल वो होता है जिसमें कोई भी साइड्स और कोई भी एंगल्स बराबर नहीं होते हैं। अब यहाँ तक क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया, बट मैं दो चीज़ों को और फर्दर क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में ऐड करूंगा जिसको लोग ये समझते हैं कि दे आर द पार्ट ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स। जैसा आप चाहो तो उसको एडवांस मैथमेटिक्स में डाल सकते हो, बट आई थिंक सो
मेरा जितना टीचिंग एक्सपीरियंस है उनको क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स में इन 2-3 कॉन्सेप्ट्स को फर्दर ऐड करना चाहिए ताकि कोई कमी आपकी ना रहे। तो उसमें एक जो कॉन्सेप्ट है वो लॉग्स का है। सो लॉग्स के मैं आपको मेन रूल्स और लॉस बता देता हूँ। सेकंड कॉन्सेप्ट आपके पास मैट्रिसेस का है, और जो थर्ड कॉन्सेप्ट है आपके पास वो सेट्स का है, और लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास मीडियन या मॉड का है ऑफ द गिवन डाटा। तो समटाइम्स आपके पास मीडियन या मॉड भी बीच में इंक्लूडेड हो सकता है। सो लॉग्स की कैलकुलेशन आपको तो वो करने का नहीं कहेगा क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर आपके पास इंटरेस्ट टेस्ट होता है, बट वो लॉग्स की वैल्यूज को शायद क्वेश्चन में समटाइम्स मेंशन कर देते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली क्वांटिटेटिव के अंदर दीज आर इंक्लूडेड इन द एडवांस इन द इंटरेस्ट इन द एडवांस सेक्शन, बट आई थिंक सो कि क्वांटिटेटिव के लिए अगर आप इसको कर लो तो कोई कसर बाकी नहीं रहेगी, फिर आपका क्वांटिटेटिव जो है वो 100% कवर हो जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि कोई कॉन्सेप्ट मिस्ड है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाए फिर हम फर्दर क्वेश्चन को कर सकें। तो लॉग की दो प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो लॉग की प्रॉपर्टी मैं अगर लिखूं, मैं लॉग्स बल्कि पहले स्टार्ट लेता हूं। तो लॉग्स की अगर बात की जाए तो अगर दो लॉग्स के अंदर अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो याद रखिएगा कि दे बिकम द सम ऑफ इंडिविजुअल लॉग्स, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर लॉग में दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं तो दे बिकम द डिफरेंस ऑफ लॉग, दैट इज लॉग ए माइनस लॉग बी। और अगर आपके पास लॉग है और लॉग में एक नंबर के ऊपर अगर एक पावर है तो वो पावर जो है इट बिकम्स इन द बिगिनिंग एंड इट कम्स इन द बिगिनिंग एंड गेट्स मल्टीप्लाइड विद द होल लॉग, सो दिस विल बिकम m log ऑफ a आ जाएगा आपके पास। सो दीज आर द 3-4 लॉज ऑफ द लॉग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने यूज करने हैं, ठीक है, जो कि यूज होते हैं। मैट्रिसेस आपको 3x3 तक जाने की जरूरत नहीं है, 2x2 के मैट्रिसेस को बस आप कर लो, अब क्वांटिटेटिव का पोर्शन जो है वो कवर अप हो जाएगा। सो मैट्रिसेस क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ डेटा होती है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा होती है, एंड दैट अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। सो जो आपके पास हॉरिजॉन्टल होती हैं वो ये रोज होती हैं, जो मैंने ब्लू में ड्रॉ की हैं, दे आर रोज, और जो आपके पास वर्टिकल्स होते हैं वो आपके पास कॉलम होते हैं। सो एक कॉन्सेप्ट जो आपने याद रखना है मैट्रिसेस का वो ये है कि मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट आप कैसे लेते हो। सो मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या करता है कि आप डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई, आप डायगोनल्स का प्रोडक्ट लेते हो और आपस में उनका डिफरेंस ले लेते हो। सो डिटर्मिनेंट लेने का क्या मेथड है मैं बता देता हूँ। डैट इज 2 4, बड़ा बेसिक्स है, 2x2 का बस डिटर्मिनेंट कर लो, क्वांटिटी पूरा हो जाएगा आपका। ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों यहाँ पे होंगे, दैट इज 2 × 8 माइनस 4 × 6, 2 8 जा 16 माइनस 4 6 जा 24, तो दिस विल बी -8। तो आपने क्या करना है, आपने डायगोनल का प्रोडक्ट ले लेना है। तो फर्स्ट डायगोनल है इसका प्रोडक्ट ले लिया, दूसरा डायगोनल का प्रोडक्ट ले लिया, बीच में से माइनस कर लिया, सो -8 आ गया आपके पास, डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक डायगोनल के ऊपर नॉन जीरोज है, दूसरा डायगोनल जीरो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक ही रो है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें लेट से एक ही कॉलम है। स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम है। जिस तरह इसके अंदर था कि ये जो मैंने जिसका डिटर्मिनेंट लिया 2 4 6 और 8, तो इसमें दो रोज हैं, एक रो ये है, सेकंड रो ये है, और दो कॉलम्स हैं, एक ये एक ये। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है? पहले नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें 2 ही रोज हैं 2 ही कॉलम्स हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, ऐसा मैट्रिक्स जो है वो आपके पास, ऐसा मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा? ऐसा मैट्रिक्स आपके पास जो है वो स्केयर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द प्रीटी बेसिक थिंग्स जो कि आपने जो है ना जो है वो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के लिए मेरा ख्याल है कि जिसको आप जो है ना वो ऐड कर लो, ठीक है। अब मीडियन कैसे निकालते हैं या मॉड कैसे निकालते हैं? तो मीडियन और मॉड निकालने का मेथड ये होता है कि पहले तो मैं आपको मॉड बता देता हूँ, ठीक है। कि मॉड क्या होता है? मॉड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या मोस्ट रिपीटेड नंबर या इन द गिवन डाटा। सो मोस्ट रिपीटेड नंबर जो होगा किसी भी गिवन डाटा में वो उसका मॉड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस डाटा दैट इज 2 4 6 8 10 10 8 9 7 6 5 10। सो एक डाटा है मेरे पास, एक गिवन नंबर्स है मेरे पास, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इसमें से जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी वो मेरे पास मॉड कहलाएगा। सो 8 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, मोस्ट रिपीटेड 10 है क्योंकि 3 दफ़ा 10 आया। सो मॉड जो है वो आपका इसके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक ये डाटा है, लेट से 4 3 6, लेट से 5 भी पहले कर लो, फिर 7 कर लो, फिर 9 कर लो, फिर 8 कर लो। तो अगर ये डाटा है और मैंने इसका मीडियन निकालना है तो मीडियन मैं इसका कैसे निकालूंगा? देखो, मीडियन निकालते हुए दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि डाटा जो गिवन है वो मेरे पास ऑड है या मेरे पास डाटा जो है वो मेरे पास इवन है।
ठीक है, मेरे पास डाटा जो है वो इवन है। ये जो डाटा मैंने लिखा है इसको पहले मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी रैंडमली अपने पास है सपोजली लिखा वो कॉन्सेप्ट देने के लिए। लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ऑड है। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपने डाटा को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। डाटा को आपने इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो अरेंज कर लेना है। तो जब डाटा को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लोगे तो आपके पास क्या होगा कि ये लिस्ट बन जाएगी आपके पास इन द 3, फिर 4 है, फिर उससे बड़ा 5 है, बल्कि 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है और फिर 9 है। टोटल 7 वैल्यूज थी। जो सेंट्रल वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है, एक जो आपके पास सेंट्रल वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है, सेंट्रल वैल्यू को आपने जो है वो एज आ और डाटा के केस में आपने अपना मीडियन ले लेना है। तो ये 3 नंबर्स और बाद में भी 3 नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7, सो सेंट्रल वैल्यू यहाँ पे ये बन रही है 6। बट द कंडीशन इज के डाटा को आपने हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तब आपके पास सेंट्रल वैल्यू मीडियन बनेगी। एंड दैट टू इन द केस ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है ना, दैट टू इन द केस ऑफ ऑड नंबर्स। आपने क्या करना है, डाटा को पहले आपने अरेंज किया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, जो सेंट्रल वैल्यू आपके पास ऑड के केस में बन रही होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, ठीक है, वो आपके पास कहलाएगा आपका जो है, जो आपका मीडियन कहलाएगा। अब अगर डाटा आपके पास इवन फॉर्म में है, सो डाटा अगर आपके पास इवन फॉर्म में है तो उसके फॉर्म में आप क्या करोगे, लेट से इवन फॉर्म में डाटा है तो हम ये कर लेते हैं, मैं पहले डाटा सेट को कंटेन कर लेता हूँ। अगर आपके पास इवन सेट ऑफ डाटा है तो इवन सेट ऑफ डाटा के अंदर भी आप पहले डाटा को अरेंज करोगे, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, खैर वो ऑड के केस में भी है। मेरी एक हैबिट है कि मैं डाटा को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ ताकि सिचुएशन ही हैंडल हो जाए सारी की सारी। सो अगर आपने डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है और नंबर ऑफ डाटा आपके पास इवन थे, लेट से 2 था, फिर 4 था, फिर 6 था, फिर 8 था, ठीक है, हाँ इवन नंबर बनते हैं, बल्कि ऐसा कर लेते हैं 10 और 12, ये कर लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। बल्कि उतना भी आसान था लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है पहले। ये इवन नंबर्स बनते हैं, क्यों, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 और 6 है, तो डाटा सेट मेरे पास इवन बनता है। सो इवन के केस में आपने दो चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है। एक चीज़ जो आपने फाइंड आउट करनी है, डैट इज n/2 टूथ टर्म, और जो नेक्स्ट टर्म आपने फाइंड आउट करनी है वो n/2 टर्म के अंदर आपने 1 ऐड करना है। तो इनका जो आपके पास दो नंबर, ये जो दो नंबर्स आएंगे आपके पास, आप क्या करोगे, आप इनका एवरेज ले लोगे, वो आपके पास मीडियन आएगा। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। सो एन यहाँ पे 6 बनता है क्योंकि 6 डाटा है और 6 इवन नंबर है। ऑड का तो मैंने केस आपको बता दिया, सेंट्रल नंबर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे 6 है, आप 6 को क्या करोगे, 6/2 कर लोगे, एक आ जाएगा आपके पास थर्ड, यानी आपने करना है n/2। दूसरा आया आपके पास n/2 + 1, तो n/2 + 1 है, तो n/2 + 1 जो है, n/2 मेरे पास 3 आया था, तो n/2 + 1 मेरे पास 4 आ जाएगा। सो थर्ड टर्म को उठा लेना है आपने और फोर्थ टर्म को आपने उठा लेना है। सो थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म आपके पास 8 है, दोनों को आपने ऐड कर लेना है। दोनों को ऐड करने के बाद आफ्टर एडिंग बोथ ऑफ दीज टर्म्स यू विल टेक द एवरेज, एंड दिस इज 6 + 8 एज 14, 14/2 इज 7। तो 7 जो है वो इसका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। तो इवन नंबर के अंदर आपने क्या करना है, आपने डाटा को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करने के बाद आपने जो डाटा, लेट्स से यहाँ पे n6 बन रहा था, n/2 करना है, फिर आपने n/2 + 1 करना है। n/2 + 1 आप करोगे, सो n/2 + 1 करने के बाद आपके पास n/2 तो थर्ड टर्म बन रही है, n/2 + 1 वो फोर्थ टर्म बन रही है। थर्ड और फोर्थ टर्म की एवरेज ले लेंगे, तो थर्ड टर्म 6 थी, 8 फोर टर्म 8 थी, दो नंबर्स हैं, दो नंबर की एवरेज कैसे ली जाती है, दोनों को ऐड करके डिवाइड/2 करते हैं, सो आपके पास मीडियन आ जाएगा। सो अब कोई चीज़ बाकी नहीं है कि जो आपका क्वांटिटेटिव का सेक्शन जो है ना वो आपके टेस्ट का जो है वो कवर अप होने से जिससे रह जाएगा। अगर आपने ये लेक्चर्स सुन ली हैं, ये लेक्चर्स अगर आपने देख लिए, ये कर लेते तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं।